सुनते हैं जी, ये नीचे के फ्लोर पर रहने वाले गुप्ता जी मकान खाली कर रहे हैं। आपको पता लगा कि नहीं? हाँ, सुना तो है कि वो लोग मकान खाली करके कहीं और जा रहे हैं। सक्सेना जी बता रहे थे कि किसी दुकान वाले ने खरीद लिया इनका फ्लैट। वही तो मैं भी सोच सोच कर परेशान हूँ ना। आखिर यहाँ कॉलोनी के बीचों बीच कौन दुकान वाला दुकान चलाएगा? अरे दुकान चलानी है तो मेन रोड पर जाकर खोलो। अरे छोड़िए ना श्रीमती जी, क्यों बेकार की बातें सोच सोच कर अपना खून जलाया करती हैं। आप तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर आराम से राज करिए। नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर कौन आएगा, दुकान खोलेगा या गराज, उससे आपको क्या ही मतलब है? कैसी बात करते हैं जी हम? काहे अपना खून जलाएंगे? हम तो सुनी सुनाई बात आपको बता रहे हैं। अरे कॉलोनी में बड़ी खुसर पुसर चल रही है आजकल। अब तो मोहल्ले में दुकान भी खुलेगी, 10 तरह के लोग आएंगे जाएंगे। और फिर हमारी बात नहीं है, कॉलोनी में हर तरह के लोग रहते हैं। जवान बहन बैठी है लोगों के घर में, इसलिए चिंता करना तो जायज है कि नहीं? कहीं कोई ऐसी दुकान खुल गई कि रोज लफंगों का आना जाना होने लगा, फिर क्या करेंगे? श्रीमती जी, आप ना बहुत चिंता करती हैं। आप भी शांत रहिए और अपनी सहेलियों से भी कहिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा शांति से काम ले। कॉलोनी की औरतें भी मंत्रा से कम नहीं है। जरा सी बात पता नहीं लगती कि सब जगह आग की तरफ फैला देती हैं। अरे जानकी जी, सोसाइटी में कोई कुछ ऐसे ही नहीं कर सकता। कॉलोनी में सेक्रेटरी साहब बैठे ना व्यवस्था संभालने के लिए। फिर आप कहे चिंता में अपना चेहरे का निखार खराब कर रही हैं। पति की बात सुनकर जानकी जी थोड़ी शर्मा जाती हैं। हटिए जी, बेटिया बराबर की होने को आई और अभी भी आपकी ये चूहलबाजी की आदत नहीं गई। अगले सप्ताह के अंदर ही पुराने पड़ोसी अपना सामान लेकर मकान खाली करके चले गए और उनकी जगह एक नई फैमिली फ्लैट में रहने के लिए आ गई थी। जैसा कि कॉलोनी में चर्चाएं थी, वास्तव में वैसा ही हुआ। नई फैमिली किसी अनोखे लाल गुप्ता की थी, जिनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी के अलावा बड़ा बेटा हितेश, बहू हिमानी, छोटा बेटा उमेश था, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। अपने 4 कमरों के फ्लैट में आगे के कमरे में उन्होंने मिठाई की दुकान खोल ली थी। दुकान खोलने के कुछ ही दिनों के बाद हितेश दुबे जी के यहाँ आता है। नमस्ते अंकल जी, ये हमारी दुकान की बनी हुई स्पेशल देसी घी की मिठाई है। आप एक बार चख कर देखिए। आपने अपने जीवन में इससे स्वादिष्ट मिठाई आज तक खाई नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। बहुत अच्छा लगा बेटा ये सुनकर कि आप अपनी मिठाइयों में शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करते हैं और आप अपनी मिठाई हमारे यहाँ लेकर आए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन समस्या ये है कि हमारे परिवार में कोई भी मिठाई नहीं खाता। कैसी बात कर रहे हैं अंकल जी, आप तो पंडित लोग हैं और हमने तो सुना है कि पंडितों को पूरी, कचौड़ी, पेड़ा, जलेबी ये सब बहुत पसंद होता है। बेटा सुना तो आपने ये भी होगा कि पंडित घर घर जाकर पूजा हवन करवाते हैं। लेकिन सुनी सुनाई हर बात सच हो ऐसा जरूरी तो नहीं ना। सच बात यही है कि हमारे परिवार में कोई भी मिठाई नहीं खाता। चलिए अंकल जी, आप हमारी लाई मिठाई मत खाइए, लेकिन अपने यहाँ की 1 कप चाय तो पिलवा ही सकते हैं ना। उसमें तो कोई ऐतराज नहीं है ना आपको? अरे नहीं बेटा, उसमें कोई ऐतराज क्यों होगा। श्रीमती जी, बढ़िया सी चाय बनाकर लाइए हितेश बाबू के लिए। मानना पड़ेगा अंकल जी, घर आपका बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे से सजाया है आंटी जी ने। अरे नहीं बेटा, ये सब मैंने कहाँ किया है। ये घर की साज सजावट, रंग रोगन, ये सब काम तो हमारी बेटी स्वाति देखती है। इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया है ना उसने, बहुत हुनर है मेरी बेटी के हाथों में। बिल्कुल आंटी जी, मानना पड़ेगा। अब आपके जैसी सुंदर सुशील महिला के सानिध्य में परवरिश हुई है स्वाति जी की, तो उनका गुणी और संस्कारी होना तो बनता ही है। सही कहा ना मैंने। हम भी परिवार वाले लोग हैं। मेरे घर में मेरी पत्नी है, माँ है। कभी आपको समय मिले तो आइए ना अपनी बेटी के साथ चाय पीने के लिए। हमारी माता जी को अच्छा लगेगा। वैसे भी नई जगह जाओ तो घुलने मिलने में थोड़ा समय तो लगता ही है। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे समय मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगी। अच्छा अंकल जी, अब इजाजत दीजिए, चलता हूँ मैं। अपना मिठाई का डब्बा साथ लेकर हितेश वहां से उठकर चला गया। सुनते हैं जी, मुझे तो ये हितेश बड़ा सीधा साधा सा लड़का लगा। बताइए, हमने तो सुना था कि ये दुकानदार किसी को चवन्नी का सामान मुफ्त में नहीं देते, और ये बेचारा पूरा 1 किलो का मिठाई का डब्बा लेकर हमारे यहाँ चला आया। भला मानस है और क्या। सही कहती हो, लेकिन एक बात बताओ, अगर वो भला मानस है तो हम कौन से चोर डकैत है? हम भी तो बरसों से शराफत से ही इस मोहल्ले में रह रहे हैं ना। हमारी तारीफ सुनी होगी कहीं से, तभी आया दोस्ती बढ़ाने। यूं तो हितेश ने जानकी और उसकी बेटी को अपने घर अपनी माँ से मिलने के लिए बुला लिया था, लेकिन जानकी ने हितेश की बात को उतना सीरियसली नहीं लिया था। इसलिए कई दिन बीत जाने के बाद भी जानकी और स्वाति हितेश और उमेश के घर नहीं गई थी।
एक दिन दोपहर के तकरीबन 2 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है। जानकी जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने हितेश की माँ शांति खड़ी हुई नजर आती है। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? हम तो बहुत अच्छे हैं बहन जी, आइए ना। आज ही शुद्ध देसी घी और मेवा मिलाकर लड्डू बनवाया मैंने, सोचा थोड़े लड्डू आपके लिए भी लेते चले, बच्चे खा लेंगे। अरे बहन जी, लगता है आपके बेटे ने आपको बताया नहीं कि मैं मीठा नहीं खाती। सिर्फ नहीं, हमारे परिवार में कोई भी मीठा नहीं खाता। बस बहन जी, आपकी तरह ही हम भी मीठा बिल्कुल नहीं खाते। दिन रात का मिठाई का काम है हमारा तो मिठाइयाँ देख देख कर ऐसा मन भर गया है कि मीठे की तरफ देखने का भी मन नहीं करता। ठीक कह रही है बहन जी, ऐसा करिए आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। पहली बार आप हमारे घर आई हैं, खाली पेट नहीं जाने दूंगी। ऐसा करती हूँ, कटलेट बनाकर ले जाती हूँ चाय के साथ, वरना वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि यहाँ ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने एक कप चाय भी बस नमकीन के साथ परोस दी। वैसे भी ये तो हलवाई लोग हैं, इन्हें तो आदत भी होगी ना हैवी नाश्ता करने की। बिस्किट नमकीन का नाश्ता हलवाइयों के सामने लगाना उनका अपमान करना हुआ। जानकी जल्दी जल्दी पड़ोसन के लिए कटलेट बनाती है और चाय के साथ कटलेट तैयार करके हॉल में ले आती है। बस बहन जी, वो क्या है ना, गांव में शादी है मेरे भतीजे की। शादी के सिलसिले में हम दोनों सास बहू अलीगढ़ जा रहे हैं। हमने सोचा जाने से पहले एक बार नए पड़ोसियों से मिलना तो बनता ही है। कहीं ऐसा न हो कि लोगों को ऐसा लगे कि नए लोग तो बड़े ही घमंडी हैं, जो किसी के साथ मेल जोल नहीं रखना चाहते। अरे बहुत अच्छा किया बहन जी आपने, जो एक बार मिलने के लिए चली आई। और मिलने जुलने से ही तो दूरियां खत्म होती है ना। दोनों पड़ोसों ने काफी देर तक साथ में बैठकर बातें करती रहती है। हम तो चले जाएंगे बहन जी, हमारे जाने के बाद हितेश, उमेश और उनके पापा, उनके खाने पीने का ख्याल कौन रखेगा, बस इसी बात की चिंता लगी रहती है। अरे बहन जी, आपके यहाँ तो हलवाई का काम है ना, तो कारीगर तो आते ही होंगे जो मिठाई और बाकी सामान बनाते हैं। वो खाना नहीं बना पाएंगे क्या? उन्हीं को जिम्मेदारी सौंप दीजिए कि जब तक आप लौट कर नहीं आती घर में सबका खाना वही लोग बना दिया करें। बहन जी, खाना तो वो लोग बना ही देंगे, लेकिन समस्या की बात यह है कि हलवाइयों को हलवाइयों के हाथ का खाना पसंद नहीं आता। वरना हमारे गुप्ता जी भी खाना बहुत बढ़िया बना लेते हैं, लेकिन घर आने के बाद उन्हें घर का बना हुआ सादा और ताजा खाना चाहिए होता है। बस इसीलिए उनके कारण ही कहीं घर से बाहर नहीं निकल पाए। अब सगे भतीजे की शादी ना होती तो हम अभी भी जाने के बारे में ना सोचते। अच्छा चलते हैं, फिर मिलेंगे। गुप्ता जी की पत्नी काफी देर तक गप्पे मारने के बाद उठकर अपने घर लौट गई। क्या बात है मामा, बड़ी गहरी दोस्ती होगी आपकी आंटी जी के साथ, पहली मीटिंग नहीं? वैसे तो आप जल्दी किसी के साथ दोस्ती नहीं कर पाती, आज क्या खास बात है? बेटा तुझे पता है, मैं तो बहुत जल्द किसी के साथ इतनी सहज नहीं हो पाती, लेकिन वो खुद ही अपने परिवार की बातें बताने लगी तो मैं उठकर जा भी तो नहीं सकती थी। शिष्टाचार नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं। अगले दिन सवेरे स्वाति अपने ऑफिस जाने के लिए निकलती है। अभी वो गली में ही पहुंची थी कि पीछे से उमेश के हॉर्न बजाने की आवाज सुनाई देती है। अब तो स्वाति है ना जो ऊपर वाले फ्लैट में रहती है, मैं उमेश आपके नीचे वाले फ्लैट में रहता हूँ। हम लोग कुछ ही दिन पहले इधर शिफ्ट हुआ है। हाँ, आपकी मम्मी आई थी, आप लोगों के बारे में काफी कुछ बता रही थी। काफी धूप हो रही है, अगर आप बुरा न मानो तो आपको बस स्टैंड तक छोड़ दूं, बदले में आप मेरे साथ रसमलाई खा लेना, हिसाब बराबर हो जाएगा। उमेश की बात सुनकर स्वाति मुस्कुरा देती है। चलिए, आप हमारे पड़ोसी हैं, इसी नाते इतनी मदद तो आपसे ली ही जा सकती है। और रही बात रसमलाई की, तो मैं रसमलाई नहीं खाती। अरे कम ऑन यार, तुम्हारा रंग रूप देखकर तो मुझे लगा था तुम दिन में 3 टाइम बस रसमलाई खाती होगी। ऐसा दूध सा निखार बिना रसमलाई के कैसे आ सकता है? उमेश का हंसी मजाक और उसके रूप की तारीफें सुनकर जल्दी ही वो उमेश के साथ सहज हो जाती है और फिर उनके बीच बातें होने लगती है। दोपहर का समय था। घर के काम निपटाने के बाद जानकी जी अपने कमरे में आराम करने जा रही थी, तभी उनके दरवाजे की बेल बजती है। सामने देखती है कि मिठाई वाले गुप्ता जी का बेटा उमेश खड़ा हुआ है। नमस्ते आंटी जी, इतने दोपहर में आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, लेकिन वो क्या है ना, मम्मी और भाभी घर पर है नहीं और इस समय हमारे घर का पूरा सिस्टम हिला हुआ है। घर में पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं है। आज हम लोग आरओ ऑन करना ही भूल गए थे। आप थोड़ा सा ठंडा पानी पिला देंगी क्या? अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, पानी के लिए कोई इनकार करता है क्या? ये लो 2 बोतल पानी। थैंक यू आंटी। वैसे आज संडे है, स्वाति नजर नहीं आ रही। अरे वो अपने पापा के साथ बाहर गई है। उमेश को पानी की बोतल पकड़ाने के बाद जानकी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। अभी कुछ ही देर बीती थी कि एक बार फिर से दरवाजे पर बेल बजने लगती है।
जानकी एक बार फिर उठकर दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने फिर से उमेश खड़ा हुआ है। आंटी जी, आपको बार बार डिस्टर्ब करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जाने से पहले मम्मी कह रही थी कि अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं आपसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। अब परेशान तो नहीं हो रही है ना? अरे नहीं बेटा, बताओ क्या समस्या है? आंटी, हम लोगों की ना आदत है दिन में 3-4 कप चाय पीने की। अब मम्मी नहीं है तो सुबह से एक भी बार दुकान पर चाय नहीं आई। बस फिर मुझे आपकी याद आ गई। सोचा जैसे मेरी मम्मी वैसे आप। कौन सा 2 कप चाय बनाने में आप बुरा मान जाएंगी? प्लीज 2 कप चाय बना दीजिए ना। और आंटी, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस चाय के साथ थोड़ा सा पोहा बना दीजिएगा, मसाले थोड़े कम, हाँ, और कुछ नहीं। अच्छा बेटा ठीक है, तुम टेंशन ना लो, बना देती हूँ, बैठो आराम से। कभी पानी, कभी चाय, कभी सब्जी, कभी गरम गरम रोटी, किसी न किसी बहाने से उमेश और हितेश बारी बारी से जानकी के घर में आते रहते थे, जिसके कारण उसका दिन का सुकून और चैन बिल्कुल छीन गया था। हर आधे घंटे में दरवाजे की बेल बजती और सामने गुप्ता जी के परिवार का कोई न कोई सदस्य खड़ा हुआ नजर आता। नमस्ते आंटी जी, वो मम्मी जी ने आपके लिए शादी की मिठाई भेजी है और इतने दिन तक मदद करने के लिए थैंक यू भी बोला है। अरे बेटा, वो तो पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज था। रही बात मिठाई की, तो बेटा हम लोग मीठा नहीं खाते, हमारी तरफ से तुम्हें खा लेना ये मिठाई। आंटी जी, मैं कह रहा था कि मम्मी और भाभी तो लौट आए हैं और उन्होंने सुबह से कई बार चाय बनाकर भिजवा भी दी है, लेकिन आपकी चाय का स्वाद मेरी जुबान पर चढ़ गया है। आहा, जब तक आपके हाथ की स्पेशल इलायची चाय नहीं मिलेगी हमारे मन को सुकून नहीं मिलेगा। आप बना देंगे क्या 2 कप चाय? स्वाति बेटा, उमेश के लिए चाय चढ़ा दो और हाँ, इलायची भी डाल देना। मम्मी आप आइए ना रसोई में। बेटी के बुलाने पर जानकी रसोई में पहुंचती है। मम्मी ये क्या नाटक है, कभी चाय, कभी पानी, कभी मिठाई, किसी न किसी बहाने से पूरा दिन ये गुप्ता हलवाई का परिवार हमारे घर ही पड़ा रहता है। आप कुछ बोलती क्यों नहीं? वो तो आज मैं छुट्टी पर हूँ, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता यहाँ क्या चल रहा है। अरे बेटा, ऐसा कैसे सामने से मना करते हैं, अच्छा थोड़ी ना लगता है। कोई बात नहीं, 2 कप चाय की तो बात है, बनाते ना। स्वाति चाय लेकर हॉल में आती है तो देखती है उमेश बैठा चाय का इंतजार कर रहा है। आंटी जी, आपका घर बड़ा खाली खाली सा नजर आता है। हाँ बेटा, अब तुम्हारा परिवार बड़ा है इसलिए सारे कमरे भरे हुए नजर आते होंगे। और फिर एक कमरे में तो तुम लोगों ने दुकान बना रखी है ना। घर तो हमारा भी इतना ही बड़ा है, बस रहने वाले कम लोग हैं इसलिए खाली नजर आता है। आंटी जी, एक प्रॉब्लम आ गई है, आप थोड़ी सी हेल्प कर दोगे क्या? जैसा आपने अभी बताया ना कि आपके घर में रहने वाले लोग कम है और कमरे ज्यादा है, बस आपकी इसी बात में मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन छुपा हुआ है। बेटा मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आखिर प्रॉब्लम क्या है? जानकी अभी उमेश से बात कर रही थी कि दुबे जी ऑफिस से घर लौट आते हैं। अरे नमस्ते अंकल जी, आइए आइए, बिल्कुल सही समय पर आए आप। आंटी बस मेरे लिए चाय बना कर लाई है। अगर ऐसी बात है जानकी जी, तो 1 कप चाय हमारे भी बना दीजिएगा, आज तो बड़ी थकान हो गई है। आंटी एक पेरी भी। अंकल से बात करते हुए पीने का मजा ही कुछ और रहेगा। जानकी रसोई में जाकर बड़बड़ाने लगती है। हद होती है बेशर्मी की। अरे संकोच में मैं कुछ कह नहीं पा रही तो ये लोग तो सर पर ही चढ़ते चले जा रहे हैं। आधे घंटे से बैठा हुआ मेरा दिमाग चाट रहा है और पहले ही 2 कप चाय पी चुका है। दुबे जी के नाम पर फिर से 1 कप चाय डकार जाएगा। कुछ देर बाद जानकी चाय की कप लेकर हॉल में आई। अंकल जी, मैं अभी आंटी जी के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा था। वो क्या है ना, हमें मिठाइयों का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, पूरे 200 किलो मिठाई बनाकर स्टोर करनी, किसी के शादी में जाने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना बड़ा स्टोर रूम नहीं है जहां हम इतनी सारी मिठाई बनाकर रख सके। अगर आप बुरा न मानो तो आपके कमरे में सारा माल रखवा दें हम लोग, बस 1 हफ्ते की बात है। अब बेटा आपको मना भी तो नहीं कर सकते, ठीक है रखवा लो। अगले ही दिन उमेश और हितेश मिलकर दुबे जी के एक कमरे को पूरी तरह से स्टोर रूम बना देते हैं और पूरा कमरा मिठाई के डिब्बों से लबालब भर देते हैं। एक बार जो दोनों भाइयों को मिठाई के डब्बे रखने के लिए कमरा दिया तो उससे तो दोनों भाइयों ने अपना परमानेंट स्टोर रूम ही बना लिया। रात के तकरीबन 9:30 बजे थे। एक दिन अचानक दुबे जी के एक मित्र उनके घर बेवक्त आ धमकते हैं। घर में इस समय नाश्ते पानी का कोई इंतजाम नहीं था। बड़ी चिंता हो रही है जी, इतनी रात हो रही है, अब कहाँ बाजार जाएंगे इस समय, और नमकीन बिस्किट सब खत्म हो गया है। घर पर मेहमान आए हैं, उसे ऐसे ही खाली पानी तो नहीं पिला सकते। अरे वो स्टोर रूम में इतनी मिठाई रखी हुई है ना, 1 डब्बा उसी में से निकाल लाओ, गुप्ता जी को पैसे दे देंगे। पति की बात सुनकर जानकी कमरे में जाकर एक मिठाई का डब्बा उठाकर रसोई में ले आती है। जैसे ही वो रसोई में जाकर डब्बा खोलती है तो उसकी आंखें खुली रह जाती है।
सामने डब्बे में नोट की गड्डियां रखी हुई थी। वो पति को आवाज लगाती है। अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही हो? ये देखिए, ये मिठाई के डब्बे में नोटों की गड्डियां रखी हुई है। क्या बात कर रही हो? जाओ जाकर 2-4 डब्बे और खोलकर देखो, सब में पैसे हैं या मिठाई? पति के कहने पर जानकी कमरे में जाकर एक एक डब्बा खोलकर देखती तो उसे पता चलता है कि लगभग 90% डब्बे में मिठाई की जगह नोट की गड्डियां रखी हुई हैं। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये सारे नोट उठाकर मेरी अलमारी में रख दो और डब्बे पहले की तरह बंद करके कमरे में वापस रख दो। बड़ी चिंता हो रही है जी, इतनी रात हो रही है, अब कहाँ बाजार जाएंगे इस समय, और नमकीन बिस्किट सब खत्म हो गया है। घर पर मेहमान आए हैं, उसे ऐसे ही खाली पानी तो नहीं पिला सकते। अरे वो स्टोर रूम में इतनी मिठाई रखी हुई है ना, एक डब्बा उसी में से निकाल लाओ, गुप्ता जी को पैसे दे देंगे। पति की बात सुनकर जानकी कमरे में जाकर एक मिठाई का डब्बा उठाकर रसोई में ले आती है। जैसे ही वो रसोई में जाकर डब्बा खोलती है तो उसकी आंखें खुली रह जाती है। सामने डब्बे में नोट की गड्डियां रखी हुई थी। वो पति को आवाज लगाती है। अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही हो? ये देखिए, ये मिठाई के डब्बे में नोटों की गड्डियां रखी हुई है। क्या बात कर रही हो? जाओ जाकर 2-4 डब्बे और खोलकर देखो, सब में पैसे हैं या मिठाई? पति के कहने पर जानकी कमरे में जाकर एक एक डब्बा खोलकर देखती तो उसे पता चलता है कि लगभग 90% डब्बे में मिठाई की जगह नोट की गड्डियां रखी हुई हैं। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये सारे नोट उठाकर मेरी अलमारी में रख दो और डब्बे पहले की तरह बंद करके कमरे में वापस रख दो। कुछ दिनों से प्रिया को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हर वक्त उसका जी मचलता रहता और सीने में भारीपन महसूस होता। एक दिन रसोई में खाना बनाते हुए प्रिया इसी बारे में अपनी एक सहेली से जिक्र कर रही थी। पता नहीं यार क्या हुआ है मुझे, कुछ दिनों से ना जी ऐसा खराब रहता है कि क्या बताऊं। आधा से ज्यादा वक्त मैं उल्टियां करती रहती हूँ और अब तो सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल तक डाला नहीं जा रहा है मुझसे। इसकी स्मेल, छी यार, लगता है गलती से राहुल कोई एक्सपायरी तेल ले आया है। अरे तो अपनी सास को बताना। बताया तो, उनका कहना है कि मैं डिनर करने के बाद राहुल के साथ भी खाने के लिए बैठ जाती हूँ, तो इतनी गर्मी में ज्यादा खाने के कारण मुझे उल्टी आती है। जब से उल्टी की बात उन्हें बताई ना, तब से उन्होंने मेरा खाना आधा कर दिया, और अभी तेल की बात बताऊंगी तो कहेंगी काम से बचने के लिए मैं ये ड्रामा कर रही हूँ। तेरी बात सुनकर तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। एक बार तू डॉक्टर से चेकअप तो करवा ले। आई थिंक तुम प्रेग्नेंट हो, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझसे भी तेल की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती थी। अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। घर के काम में इतनी फंसी रहती हूँ, बच्चे के बारे में सोचने तक का भी वक्त नहीं मिलता। मैं आज ही ना टेस्टिंग किट मंगवाकर चेक करती हूँ। ऑनलाइन प्रेगनेंसी टेस्ट की किट प्रिया अपने घर मंगवा लेती है। प्रिया शर्मा का घर यही है? किसी प्रिया का घर नहीं है ये मेरा घर है। प्रिया मेरी बहू है। बोलो क्या काम है? कौन है ये लड़का प्रिया? किसी को बुलाया है क्या तूने? वो मैंने कुछ ऑर्डर किया था मम्मी जी, वही आया होगा। दिन भर तो तुझे गैस हुई रहती है और फिर खाने को कुछ मंगवा लिया। फिर कहे कि मेरी तबीयत खराब रहती है, सीने में दर्द रहता है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। इतनी गर्मी में इतना खाएगी तो सीना तो जलेगा ही ना। ममता की बात पर प्रिया कोई रिएक्शन नहीं देती और डिलीवरी बॉय से अपना पार्सल लेकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है। 10 मिनट बाद ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है मुझे, और ये प्रिया दरवाजा बंद करके बैठ गई। प्रिया! रोज तो ऐसा नहीं करती बहू, कहीं वो बाथरूम में बेहोश तो नहीं हो गई? जाकर देख, दरवाजा तोड़। आजकल उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चल रही है। पिछले महीने ही तो नया दरवाजा लगा है, इतनी सी बात पर दरवाजा तोड़ देंगे क्या? आप भी ना, बाहर से खाना मंगवाया उसने, कमरे में बैठकर वही खाया होगा, सब निकाल रही होगी। मैंने पहले ही मना किया था बाहर का मत खाना, पर इनको तो लगता है मैं इनकी दुश्मन हूँ। इस मसले पर सभी अपनी अपनी टिप्पणियां दे रहे थे और तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और शर्माती हुई प्रिया बाहर आती है। मुझे आप सबसे कुछ कहना था। अरे तो बोल देना, क्या बोलने वाली है, इतना वक्त क्यों ले रही है? तो शर्मा क्यों रही है बहू? कहीं तेरे माँ बाप ने इस उम्र में कोई खुशखबरी तो नहीं दे दी? क्या मम्मी जी, आप भी ना। मम्मी इस उम्र में खुशखबरी कैसे दे सकती है? तो और राहुल तो मुझे खुशखबरी देने नहीं वाले, इसलिए मैंने तेरी माँ का नाम लिया। इस बार ये खुशखबरी मैंने और राहुल ने ही दी है मम्मी जी। है?
तुम माँ बनने वाली हो? अरे बहू बैठ। अरे विमला जल्दी जाकर मिठाई लेकर आ, बर्तन बाद में धोना। अभी लाई माँ जी। और प्रिया की प्रेगनेंसी की बात सुनते ही पूरे शर्मा निवास में खुशी की लहर दौड़ जाती है। भागती हुई विमला मिठाई का डिब्बा लेकर आई और सभी का मुंह मीठा कराती है। हमारा मुंह बाद में मीठा करना, पहले तो प्रिया बहू का मुंह मीठा कर। इतनी बड़ी खुशखबरी दी है बहू ने हमें। राहुल जैसे ही मिठाई के डब्बे में से एक मिठाई प्रिया के मुंह के पास लाता है। नो 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 नो, हटाओ इसे, लगता है ये तो खराब हो गई है, कितनी घटिया स्मेल इसकी। नहीं बहू, आज सुबह 7 बजे ही मैं ये नत्थू हलवाई की दुकान से ताजा लेकर आया हूँ। 25 रुपए का एक कलाकंद पड़ा है और तू इसे खराब कह रही है। कुछ दिनों से बार बार प्रिया यही कहती रहती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हम एक बार डॉक्टर को दिखा कर आते हैं ना पापा जी। राहुल प्रिया को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि प्रिया 2.5 महीने प्रेग्नेंट है। आपकी प्रेगनेंसी को 2 महीने हो गए और आपको पता भी नहीं चला? वो कुछ 1 महीने से मेरी तबीयत खराब रहती है, मतलब ये सब प्रेगनेंसी के कारण हो रहा था। जी बिल्कुल, प्रेगनेंसी के कारण कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसमें होने वाली माँ के खाने की पसंद बदल जाती है। कभी उन्हें डिटर्जेंट की स्मेल अच्छी नहीं लगती तो कभी तेल की। तो अब मुझे क्या क्या करना होगा डॉक्टर जी? मैं आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट और डाइटिशियन सजेस्ट कर देती हूँ। वो आपको बताती रहेगी कि आपको क्या खाना है, क्या एक्सरसाइज करनी है। डॉक्टर से मिलकर प्रिया अपने घर आती है, पर जैसे ही वो घर में पहला कदम रखती है उसे घी की महक आती है। छी! अब इस वक्त घी कौन निकाल रहा है? तू आ गई बहू, तेरे जाते ही मैंने घी निकालने की तैयारी शुरू कर दी थी। अब इसी घी से तेरे लिए मेवे के लड्डू बनाऊंगी, जिसे खाकर तेरे साथ साथ तेरे पेट में पल रहा तेरा बच्चा भी स्वस्थ हो जाएगा। प्रिया भागते हुए कमरे में चली जाती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ गलत बोला क्या बेटा मैंने? लड्डू ही तो खिलाना चाह रही थी अपनी बहू को। क्या उसके पेट में पल रहा बच्चा मेरा कुछ नहीं लगता? मैं भी तो दादी बनूंगी, लाड़ भी नहीं कर सकती क्या अपने बच्चे को? मैं तो बाहर गाड़ी पार्क कर रहा था, अब प्रिया कमरे में क्यों गई ये तो आप जाने। मम्मी मुझे ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। राहुल और सुरेश अपने अपने काम पर निकल जाते हैं, दोनों सास बहू को घर पर छोड़कर। हॉल में बैठी प्रिया क्राइम एपिसोड्स देख रही थी, तभी वहाँ ममता आकर उसके बगल में बैठ जाती है। ये तो क्या देख रही है बहू? खून खराबा, चोरी डकैती। अभी देखिए ना मम्मी जी, बड़ा मजा आएगा। बहुत सस्पेंस है सीरियल में। इस लड़के ने किडनैपिंग की है एक बच्चे की, पर अब लगता है कि बच्चा इसी का है। पागल वागल हो गई है क्या तू? अपने पेट में पल रहे बच्चे को ये सब दिखाएगी तू? अरे इस हालत में तुझे रामायण देखना चाहिए, भगवान का पाठ करना चाहिए, भजन कीर्तन लगा टीवी पर। बड़ी आई क्राइम सीरियल देखने वाली। अब मुझे स्ट्रेस क्यों दे रही है मम्मी जी? डॉक्टर ने मुझे कहा है कि वही चीज करो जो करने का तुम्हारा मन करे, फिर वो कैसी भी चीज हो तुम्हारे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देगी। बात सुन इसकी विमला, लग रहा है दुनिया में पहली बार ये माँ बनी है। आज तक तो सभी औरतें बांझ ही घूम रही थी ना। तेरे पति को मैंने ही जना है, भूल गई क्या? और इस विमला को देख, बर्तन मांजती है लोगों के घरों में। जब इसका छोटा बेटा पेट में था ना, उस वक्त भी हमारे घर में ये बर्तन ही धो रही थी। उसी वक्त इसके पेट में दर्द उठाया, बर्तन धोते धोते बच्चा पैदा करने गई अस्पताल, और 5 मिनट भी नहीं लगा, फट से बच्चा हो गया। एक हाथ में अपने बच्चे को लिए वापस ये हमारे घर आई, बर्तन पूरे धोए और फिर कहीं अपने घर लौटी। क्या हो गया इसे? मर तो नहीं गई ना? अरे दिन भर इधर उधर की स्मेल सूंघती थी, पर मजाल है कि एक बार भी जी मचले इसका। ये तो तुम लोगों ने अपने शरीर को कमजोर करके रखा है, इसीलिए तो आजकल डॉक्टर औरतों का ऑपरेशन ही कर देते हैं, क्योंकि तुम लोगों में कलेजा ही नहीं बचा। इतने सब के बाद विमला का बच्चा कमजोर पैदा हो गया क्या? एक मुक्का मारेगा ना इसका बेटा, तू अभी गिर पड़ेगी यहीं के यहीं। मैं अपने कमरे में जाती हूँ मम्मी जी। सही बात क्या तो इनका मुंह सूज जाता है। कुछ देर बाद ममता सब्जियां काट कर तैयार कर लेती है और प्रिया के कमरे में जाकर उससे कहती है, जा बहू खाने की तैयारी कर ले, मैंने तोरी काट दी है, सब्जी बना ले और रोटी बना ले, हम 2 जने ही तो हैं। इतनी गर्मी में अब चावल भी क्या बनाएगी तू? तोरू की सब्जी नहीं मम्मी जी, मेरा मन तोरू वोरू खाने का नहीं है। चलो कोई ना, कभी कभी मन नहीं करता खाने का, करेले की सब्जी बना ले। नहीं मम्मी जी, मैं करेला नहीं खाती, मुझे मशरूम खाने का मन कर रहा है, मैं मशरूम मंगवा लेती हूँ। क्या कहा तूने? मशरूम? तुझे पता नहीं वो कैसे बनता है? हमारे घर में मशरूम नहीं आता, हम उसे नॉन वेज मानते हैं।
मशरूम नॉनवेज नहीं होता मम्मी जी, वो तो फंगस से बनता है। जैसे कई बार इडली में ईस्ट डाला जाता है। देखा है हमें कभी ईस्ट डालते हुए इडली में? हम तो हमेशा से इनो के पैकेट डालते हैं या दही खमीर के लिए, उसी से काम हो जाता है। और तूने तो शादी के बाद कभी मशरूम की बात नहीं की। आज तुझमें मशरूम खाने की इच्छा क्यों जाग रही है? पता नहीं मम्मी जी, पर मेरी डायटिशियन ने मुझे कहा कि जो खाने का मन करे वो खा लो, क्योंकि बच्ची की वो डिमांड है। पहले तुझे तेल की स्मेल से प्रॉब्लम हो रही थी, अब तुझे घर का खाना नहीं खाना। कल को तू बोलेगी मम्मी जी मुझे मछली खानी है क्योंकि बच्चे का मछली खाने का मन हो रहा है। तो क्या अपना धर्म भ्रष्ट करके तुझे वो खिला दे हम? हैं? शाकाहारी के घर ऐसा बच्चा आएगा? दिमाग से ये फिजूल बातें हटा दे बहू, और रसोई में जाकर तोरू की सब्जी और पराठे सेक ले। बढ़िया ही मशरूम खाने का मन कर रहा है, जैसे कि मैं तो कभी पेट से थी ही नहीं, हमारा तो मन किया ही नहीं कभी है। अरे भाई मन करता भी है तो दूध दही खाने का करता है, ये सब क्या चौंचले है? हर वक्त प्रिया का जो भी मन करता वो कुछ ऐसा होता जो ममता की पसंद के बिल्कुल खिलाफ होता। किसी तरह सांसें बंद कर प्रिया को जबरदस्ती तेल मसाले का खाना बनाना पड़ता है, और परेशान होकर हमेशा की तरह प्रिया अपनी फ्रेंड नेहा को कॉल लगाती है। कैसी सास है यार मेरी, मेरा बस चले तो मैं मम्मी के पास जाकर बैठ जाऊं, पर ये तो मुझे मायके भी नहीं जाने देती। कहती है अगर वहाँ जरा भी 19-20 हुई, तुझे अगर जुकाम भी हुआ तो फिर यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। और कहीं कुछ ना हो जाए इस डर से मम्मी ने भी मुझे घर आने को मना कर दिया। 24 घंटे मेरे सर पर बैठी रहती है मम्मी जी, कैसे खाऊं मैं खुद की मर्जी का यार। तूने डॉक्टर को दिखाया? तो क्या दिखाऊं डॉक्टर को, वो तो घूम फिर कर दवाई दे रहे हैं भूख बढ़ाने की, पर मुझे ना घर का खाने का मन ही नहीं करता। तेरी सास 10 बजे तक सो जाती है ना, उसके बाद तो बाहर से खाना ऑर्डर करके खा लिया कर। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मंचूरियन, ये जो भी तेरा मन करे। इसे ही पता चलेगा, और जो पैकेट हो उसे बाहर के बाहर फेंकवा देना राहुल जीजू से। तू सही में ना मेरी सेवियर है, हर बार मुझे बचा लेती है। लव यू। रात को सभी के डिनर करने के बाद प्रिया अपनी सास के सामने बैठकर एक गिलास दूध पीती है। घर के खाने की बात ही कुछ और है मम्मी जी, आपने बिल्कुल सच कहा था। आ गई ना अकल ठिकाने? जी मम्मी जी, देर आए दुरुस्त आए। आप लोग आराम कर लीजिए, मैं भी सोने जाती हूँ। माँ का रात को ज्यादा देर जागना बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता ना। और अपने सास ससुर को सोने भेजकर प्रिया भी अपने कमरे में चली जाती है। और जैसे ही प्रिया को सास का दरवाजा बंद होने की आवाज आती है, वो फौरन ऑनलाइन ऑर्डर कर पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन मंगवा लेती है। आराम से प्रिया, मम्मी को अगर पता चल गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कितनी मुश्किल से मेरा पसंद का खाना है, खाने दो ना यार। और जैसे ही प्रिया चाउमीन को मुंह लगाती है, बाहर से ममता उसके कमरे के दरवाजे पर लात मारकर उसे खोल देती है। मैं तो कभी पेट से थी ही नहीं, ये तो पहली बार माँ बनी है जो इसे ये सब उष्टंडे करने पड़ रहे। जिस तरह से अच्छी बहू बनकर तू आज डिनर करने आ गई थी, तभी मैं समझ गई थी कि दाल में कुछ तो काला है। क्या खाने नहीं देते बहू हम तुझे? क्या समझेंगे मोहल्ले वाले कि रात को खाना आ रहा है शर्मा जी के घर पर? अरे क्या क्या सोच रहे होंगे लोग। सामने से सारा खाना हटा राहुल, पिज्जा, बर्गर, यही सब खाना है इस लड़की को। छोड़िए ना मम्मी जी, खाने दीजिए ना। हाँ भाई, यही तो माँ बनी है। हम तो कभी माँ बने ही नहीं, हमने तो कभी बच्चा जना ही नहीं है। कोक सीली किसी लिए है हमारी। चलिए जी, बोलकर कोई फायदा ही नहीं है। और इस तरह 6 महीने बीत जाते हैं। एक सुबह ममता अपनी बहू को एक्सरसाइज करता देख लेती है। इतना भारी भारी डंबल्स उठा लेती है बहू, कमर नहीं अकड़ती? नहीं मम्मी जी, क्यों अकड़ेगी, मैं तो आराम से उठा लेती हूँ डंबल्स। तुम तो पूरी तरह नीचे भी बैठ जाती हो, कोई तकलीफ नहीं होती क्या बहू? ये तो मेरी ट्रेनर ने मुझे बताया था मम्मी जी, ऐसा करने से ना बच्चा हेल्दी होता है। फिर जब 2 दिन विमला नहीं आई थी तो तूने बर्तन धोने से मना क्यों कर दिया बहू? तब तो तू कह रही थी खड़े रहने से मेरे कमर में दर्द हो जाता है। वही तो बात है ना, घर में झाड़ू पोछा लगाना बच्चे के लिए जान का जोखिम हो जाता है, पर ये भारी भारी डंबल उठाना बच्चे के लिए अच्छा है। मुझे क्या है भाई, जो करना है करो, मैंने तो बोलना ही बंद कर दिया है। एक दोपहर ममता से मिलने उसकी सहेली रंभा आती है। अरे ममता, प्रिया नहीं दिख रही, कहाँ है, मायके गई है क्या आपने?
नहीं ठीक ही है, पहला बच्चा तो मायके में हो वही सही है। मुंह ना खुलवा रंबा तो मेरा, ना ही इसके मायके वाले इतने अच्छे हैं और ना ही ये। सो रही है आराम से अपने कमरे में। अब तू ही बता, सुबह 10 बजे उठेगी, दोपहर में 2 बजे वापस सो जाएगी, वो भी 3-4 घंटे के लिए। इतना सोने वाली माँ का बच्चा तो आलसी ही पैदा होगा। रात रात भर फोन में घुसी रहती है और सुबह फिर आंख नहीं खुलती। फिर बच्चा भी तो वैसा ही होगा ना, दिन भर सोएगा और रात को जगाएगा। मैं तो हाथ खड़े कर दूंगी, भाई तूने किया है पैदा, तू ही संभाल। पर ये आजकल की बहुएं सुनती कहाँ है, इन्हें तो लगता है यही तेज है। हाँ, पिज्जा पिज्जा दिन भर यही सब खाती है, तब इस खाने की महक से उल्टी नहीं आती। पर अगर मैं रोटी दाल चावल बनाने को कह दूं तो सर दर्द, चक्कर, उल्टी सब चालू हो जाते हैं। ये है ना आजकल की बहुओं के उष्टंड है बस। ये तो कुछ भी नहीं है ममता, बच्चा होने तो दे। मेरी बहू का देख बेटा साल भर का हो गया है, कहती है मैं उसे ना नमक दूंगी ना चीनी दूंगी। अरे भाई कौन सा तेरा बेटा कोई राजा धीरज पैदा हो गया? हमारे जमाने में तो राजाओं को भी चीनी और नमक देते थे। ये सब ना आजकल टीवी के कारण हो रहा है। ये रील देख देख कर ना जाने खुद कौन सी कलेक्टर नहीं समझने लगती है सबकी सब। हम माँ नहीं बने थे क्या? और इनसे तो मजबूती बच्चे पैदा किए हैं हमने। ये सारी बातें अपने कमरे में बैठी प्रिया सुन रही थी। तो सब बहुत हुआ, अब कुछ आपके जमाने का भी कर देती हूँ मम्मी जी। हॉल में आकर सीधा प्रिया हॉल की एसी बंद कर देती है। ये ऐसे क्यों बंद कर दी बहू? एसी बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता ना मम्मी जी। आपके जमाने में तो एसी नहीं थी और आपने तो नॉर्मल डिलीवरी कर ली, इसलिए बस अब आपको फॉलो कर रही हूँ। वैसे पैकेट का आटा भिजवाने राशन वाले को मना कर दिया मैंने। मैं और आप मिलकर चक्की में आटा पीस लेंगे, सही रहेगा ना मम्मी जी? उससे बच्चे में और मजबूती आएगी और आपकी भी हड्डियां खुल जाएगी। मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। हाँ अरे आंटी जी रुक जाइए, मैं आपको चीनी पानी दे देती हूँ, क्योंकि आपके जमाने में कोल्ड ड्रिंक तो आपको नसीब नहीं होती होगी। ये सब तो आजकल के चौंचले है ना, क्यों आंटी जी? पर जरा वक्त लगेगा। हाँ, क्योंकि पानी मैं पास की हैंड पंप से भर कर लाऊंगी ना। अब देखिए शहर में तो हैंड पंप है ही नहीं। और जब भी ममता कुछ कहने जाती, प्रिया पहले ही अपने इस अवतार में आ जाती और ममता की बोलती बंद कर देती। इसी तरह 3 महीने और बीत जाते हैं और प्रिया की डिलीवरी का वक्त हो जाता है। डॉक्टर ने कहा कि आज से ही एडमिट होना सही रहेगा, क्योंकि पता नहीं किस वक्त डिलीवरी हो जाए। ऐसे वक्त में हमें खुद का दिमाग नहीं लगाना चाहिए। डॉक्टर ने जो कहा है वही कर राहुल। अभी मैं बहू के साथ अस्पताल में रुक जाऊंगा, कुछ देर में खाना लेकर तेरी माँ भी पहुंच जाएगी, तब तक तू अपने ऑफिस का काम निपटा ले। बताओ, माँ को ही नहीं पता चल रहा कि बच्चे के आने का समय हुआ है कि नहीं। हमारे जमाने में तो हम खुद ही कहते थे रुक जाइए डॉक्टर साहब, अभी वक्त नहीं हुआ है। ये सुनते ही प्रिया डायरेक्ट किचन में जाती है और एक कैंची लेकर आती है। इन चीजों की क्या जरूरत है मम्मी जी? डॉक्टर आपसे ज्यादा थोड़ी ना जानते। राहुल जाकर गर्म पानी ले आओ। ये लीजिए कैंची मम्मी जी। पर कैंची शायद नए जमाने की होगी ना। अब पत्थर ला दो आपको। अपने पोती की डिलीवरी आप ही कर दीजिए और इस कैंची से ना नाभि की जोड़ काट दीजिएगा। अरे राहुल, बहू का अस्पताल ले जा भाई। और कुछ इस तरह अपनी बहू के आगे ममता हार ही जाती है। प्रेरणा, जिसे अपनी शादी के बाद भी अपने ससुराल में अपने मायके की तारीफ करना बड़ा पसंद है, लेकिन अगर तारीफ सच्ची हो तो अच्छी भी लगे। पर अगर हर बात में अपने मायके को बड़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए बहू कुछ भी बोले तो बेचारे ससुराल वालों का उसकी बातें सुनकर क्या हाल होगा, और क्या कभी कोई प्रेरणा की इस आदत को सुधार पाएगा? चलिए देखते हैं। मम्मी पापा ये लीजिए, जल्दी से अपना मुंह मीठा कीजिए। मुंह मीठा? लेकिन किस खुशी में बेटा? अरे गैस करो ना मम्मी, ऐसी क्या खुश खबर हो सकती है जिसके लिए मैं आपको मिठाई खिलाऊं? सोचो सोचो। सच सच बता, तेरी नौकरी लग गई है क्या? वाह मम्मी, क्या गैस किया है। पूरे खानदान में 23 साल में आज तक किसी की नौकरी नहीं लगी। इतनी कम उम्र में आपकी बेटी को इस सरकारी नौकरी मिल गई है। ये लो भाभी, आप भी इस बात पर मुंह मीठा करो। अरे मुंह तो मीठा करूंगी मैं, लेकिन 23 साल की उम्र में नौकरी लगकर तू इतनी खुश क्यों हो रही है? अरे मेरे खानदान में तो 21 साल में ही मेरे एक भाई की सरकारी नौकरी लग गई थी, और तू नौकरी मिलने पर ये मिठाई लेकर आ गई। मेरे मायके में तो जब भी किसी की नौकरी लगती है ना तो सबसे महंगी वाली मिठाई लेकर आते हैं।
तू पता नहीं ये कौन सी सस्ती सी मिठाई लेकर आ गई। अरे भाभी, आप कैसी कैसी बातें करती हो? इतनी महंगी दुकान से काजू कतली लेकर आई हूँ और आप कह रही हो कि ये सस्ती मिठाई है। अरे इससे महंगी मिठाई तो उनकी दुकान पर कोई और थी ही नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, इससे महंगी मिठाई आपके मायके वाले और कौन सी लेकर आते होंगे? आप मुझे बता दो, मैं भी लेकर आ जाऊंगी। अरे रहने दे, यहाँ की दुकानों पर ना वो मिठाई मिलती नहीं। उस मिठाई पर तो ऊपर सोने का वर्क होता है और चांदी के वर्क वाली मिठाई तो मेरे घर वाले खाते ही नहीं। लेकिन यहाँ पर आकर तो सब कुछ बदल ही गया। जब से मैं शादी करके यहाँ आई हूँ तब से सोने के वर्क वाली मिठाई खाए हुए ज़माना हो गया। अरे मेरे मायके वाले तो सोने को अपने सामने पिघलवा कर उससे सोने का वर्क बनवाते थे और उसके बाद उसे मिठाई पर लगा कर खाते थे। क्या? अरे बेटा, तू कहाँ इससे बहस कर रही है? एक ये और इसके मायके वाले, ये तो कभी अपनी बात से ऊपर किसी को आने ही नहीं देगी। आज इतनी खुशी का मौका है तो मैं खाने में आज पनीर बनवाती हूँ। तुझे कढ़ाई पनीर बहुत पसंद है ना? हाँ माँ, बहुत दिनों से खाया भी नहीं है। आज आप मेरे लिए अपने हाथों से कढ़ाई पनीर बनवाइए ना। हाँ हाँ ज़रूर बेटा, क्यों नहीं। अरे ये क्या, अभी तो आप सभी लोग इतने खुश हो रहे थे कि रक्षिता की सरकारी नौकरी लग गई है और इतनी खुशी के मौके पर भी आप घर पर खाना बना रहे हो। अरे जब मेरे मायके में कोई खुशी का मौका होता था तो हम तो घर पर हलवाई बिठाते थे। जब मेरे भैया की सरकारी नौकरी लगी थी ना तो हमने तो पूरे गांव को खाना खिलाया था और खाना बनाने के लिए पूरे 15 हलवाई आए थे और मिठाई बनवाने के लिए तो अलग से हलवाई मंगवाए थे। अब क्या बताएं बेटा, तेरे मायके वालों की तो बात ही अलग है। नौकरी लगने पर पूरे गांव को खाना खिला दिया। तब तो तेरी शादी में पूरे जिले का खाना करना चाहिए था, लेकिन शादी में हमें ज़्यादा लोग तो दिखे नहीं। वो क्या है ना, मुझे ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अपने मम्मी पापा को मना कर दिया था कि मेरी शादी में ज़्यादा लोगों को बुलाना मत, वरना तो मेरी शादी में एक जिले के लोग क्यों 10-15 जिले के लोग आ जाते। लेकिन मैंने मना कर दिया, इसीलिए शादी में ज़्यादा लोगों को न्योता नहीं दिया। वैसे भाभी, अगर आप 10-15 जिले के लोगों को शादी में बुलाती तो उन्हें बिठाती कहाँ? उन्हें बिठाने के लिए भी तो फिर 10-15 जिले लगते ना। अरे तो क्या हुआ, मैं कहती तो मेरे पापा उसका भी इंतजाम कर देते। प्रेरणा की ये बात सुनकर तो बेचारी रक्षिता भी चुप हो जाती है। बाप रे बाप, ये भी कमाल की खतरनाक है। इनके पास तो अपने मायके वालों की बढ़ाई करने के लिए हर चीज़ का जवाब है। इसी तरह समय गुजरता है, लेकिन समय के साथ प्रेरणा की आदत तो और ज़्यादा खराब होती जाती है। रक्षिता भी अब शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। प्रेरणा अपने ससुराल वालों के सामने अपने मायके वालों की तारीफों के पुल बांध बांध कर उनका दिमाग और ख़राब कर देती। वैसे आज के घरों के हिसाब से तो हमारा घर बहुत खुला है। घर में पूरे 5 कमरे हैं, वरना आजकल के घरों में ना लोग 2 कमरे से ज़्यादा बनवा ही नहीं पाते। घर की जगह आजकल इतनी कम हो गई है, यहाँ पर तो हमारा घर ही सबसे बड़ा है। अरे कहाँ माँ जी, 5 कमरों का घर कहाँ बड़ा होता है? मेरे मायके में देखा है आपने, पूरे 8 कमरे हैं। हाँ, और वो भी इन कमरों से 3 गुना बड़े। एक कमरे के अंदर 4-4 डबल बेड आ जाए, इतने बड़े कमरे हैं। और हमारे घर के कमरों में तो 1 डबल बेड आ जाए, वही बड़ी बात है। अच्छा किया हमारे घर को देखकर तुम अपने साथ डबल बेड लेकर नहीं आई। हमारे कमरे छोटे हैं ना, इसलिए तुम्हारे पापा ने तुम्हें सिंगल बेड दे दिया। हाँ, मेरे पापा तो मुझे 5 डबल बेड देने वाले थे। वो कह रहे थे, बेटा तेरे ससुराल में पूरे 5 कमरे हैं तो मैं हर कमरे के हिसाब से तुझे 1-1 डबल बेड दे देता हूँ। लेकिन जब उन्होंने आपका घर देखा ना तो बोले, बेटा इनके कमरे तो कितने छोटे हैं और कमरों के अंदर सामान भी उन्होंने ठूस ठूस कर भर रखा है। इसलिए 5 डबल बेड को छोड़ और ये सिंगल बेड ही ले जा, वरना अगर तू 5 डबल बेड ले गई तो उन लोगों को नया घर खरीदना पड़ जाएगा। हाँ, बस आपका भला सोच कर ही ना मैं अपने साथ 5 डबल बेड लेकर नहीं आई। कितनी अच्छी हो ना तुम प्रेरणा, हमेशा हमारा कितना भला सोचती हो। बेचारा प्रीतम भी उसकी बात का जवाब देते हुए यही कह पाता है। कुछ दिन बाद, अरे कल भी फ्रिज में इतना सारा दूध बचा हुआ था और आज भी फ्रिज में इतना सारा दूध बचा हुआ है। अरे जब घर में इतना दूध है तो ये लोग दूध पी क्यों नहीं लेते? ए बहू जरा यहाँ आना। आई माँ जी। कहिए माँ जी, क्या हुआ? बेटा घर पर ये इतना सारा दूध बचा हुआ है, इसे पी लो ना, या फिर इससे कुछ बनवा लो। मैं जब भी फ्रिज में देखती हूँ इतना सारा दूध बचा हुआ रहता है। तुम तो कहती हो कि शादी से पहले मैं अपने मायके में इतना इतना दूध पी जाती थी और यहाँ पर तो तुमसे दूध की एक घूंट भी नहीं भरी जाती। अब क्या करूँ माँ जी, मैं जैसे ही इतने से दूध की तरफ देखती हूँ मेरा दूध पीने का मन ही नहीं करता। क्या मतलब? मतलब ये कि माँ जी यहाँ पर सिर्फ 2-3 लीटर दूध रहता है
इतना थोड़ा सा दूध देकर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने दूध पी लिया और दूध खत्म हो गया तो मैं सबके लिए चाय कैसे बनाऊंगी। मेरे मायके में तो मेरे पापा एक बार में पूरा 5-5 लीटर दूध लेकर आते थे, इसलिए इतना सारा दूध देखकर ना मेरा अपने आप ही दूध पीने का मन करता था। अच्छा, तो मतलब अगर हम 5 लीटर दूध लेना शुरू करेंगे तब तू घर में दूध पीना शुरू करेगी? बेटा तू और तेरे मायके वाले की बातें अब तो मेरे सर के ऊपर से जाने लगी है। अब तो मुझे तेरे साथ कोई बहस ही नहीं करनी। ये सब छोड़ और शाम के लिए खाना बना ले। मैंने दुकान से आधा किलो पनीर लाकर फ्रिज में रख दिया है और मटर पनीर की सब्जी बना देना। क्या माँ जी, सिर्फ आधा किलो पनीर? अरे इतने से पनीर में बनाऊं क्या? अरे मैंने तो अपने मायके में कभी 2 किलो से कम एक बार में पनीर बनाया ही नहीं। कम से कम 2 किलो पनीर तो ला कर दीजिए। अरे बेटा 2 किलो पनीर लाकर क्या तुझे पड़ोसियों को खिलाना है? घर में हम हैं सिर्फ 4 लोग। 4 लोगों के लिए 2 किलो पनीर, जितना है उतना बना ले बेटा। हाँ, तो हमारी तुलना ना अपने मायके वालों से कर रही है, पर हम तो इतना ही पनीर खाते हैं, समझी? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मुझे इतना कम पनीर बनाने की आदत ही नहीं है। अगर अच्छा नहीं बनाना तो फिर मुझे मत कहना। सरला आखिरकार अब प्रेरणा की इन हरकतों से परेशान हो जाती है। तभी कुछ दिनों बाद उसकी बेटी रक्षिता अपने मायके आती है। माँ, अभी भी भाभी की आदत सुधरी या नहीं, या फिर अभी भी वो अपने मायके वालों की बड़ाई में लगी रहती है? बेटा तुझे लगता है कि वो अपनी आदत सुधार पाएगी? अरे उसकी इस आदत को कोई नहीं सुधार सकता। उसकी बातें सुन सुनकर तब हर रोज मेरा सर चकराने लगा है। लगता है अब भाभी की अकल ठिकाने लगाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जैसे लोहे को लोहा काटता है, अब मुझे वैसा ही कोई पैंतरा अपनाना पड़ेगा। शाम के समय खाने के टेबल पर, अरे भाभी, अपनी खीर बनाकर फ्रिज में ठंडी नहीं की? आपको पता है ना मुझे ठंडी खीर पसंद है। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं, घर का फ्रिज इतना छोटा है कि बाकी सामान रखने के बाद इसके अंदर खीर रखने की जगह ही नहीं बची। अभी मेरे मायके वाला फ्रिज होता ना तो उसके अंदर ऐसी खीर के 10 डोंगे आ जाते, लेकिन यहाँ का फ्रिज इतना छोटा सा, कुछ भी नहीं आता इसके अंदर। अरे भाभी, कहाँ आप अपने मायके के फ्रिज की बात कर रहे हो? अगर आपने मेरे ससुराल का फ्रिज देख लिया तो आप तो हैरान रह जाओगी। आपके मायके के फ्रिज में तो बस ऐसे 10 डोंगे आएंगे, है ना? मेरे ससुराल के फ्रिज में ऐसे 50 डोंगे आ जाएंगे। अरे आपके मायके का फ्रिज तो मेरे ससुराल के फ्रिज के सामने कुछ भी नहीं है। और ये तो मैंने आपको अपने ससुराल के छोटे वाले फ्रिज की बात बताई, वरना मेरे ससुराल में जो बड़ा वाला फ्रिज है ना, इसके अंदर तो हमारे पड़ोसी भी अपना सामान रख कर जाते हैं। क्या? हाँ। अगले दिन, बहू मुझे मंदिर जाना है, ज़रा एक बार मेरी साड़ी पर प्रेस तो कर दे। मैं खुद ही कर लेती, लेकिन मुझे नहाने में थोड़ी देर हो गई। यहाँ पर बिना सब काम खुद ही करना पड़ता है। मेरे मायके में तो मेरे पापा जी ने घर का काम करने के लिए नौकरों को रखा हुआ था। हमारे घर में ना अलग अलग काम करने के लिए पूरे 5 नौकर थे। और कहाँ ये मेरी किस्मत कि अब मुझे प्रेस करने जैसे काम भी खुद करने पड़ते हैं। मन तो करता है अपने पापा जी को बोलकर 5 नौकर को यहीं बुला लूं, लेकिन आपका घर इतना बड़ा है भी नहीं कि यहाँ पर 5 नौकर काम कर सके। अरे भाभी, आपके मायके में बस 5 ही नौकर काम करते थे? मैं तो सोचती थी आपका मायका इतना बड़ा है तो कम से कम आपके यहाँ पर 15-20 नौकर तो काम करते ही होंगे। इसका मतलब फिर आपका मायका ना मेरे ससुराल से छोटा है, क्योंकि मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी ने काम करने के लिए पूरे 40 नौकर रखे हैं, हर काम को करने के लिए अलग अलग नौकर। अरे वहाँ पर तो कोई मुझे एक झूठा ग्लास भी उठाने नहीं देता, क्योंकि झूठा ग्लास उठाने के लिए भी अलग नौकर है। कुछ भी हो भाभी, मेरे ससुराल वाले हैं बहुत अमीर, वरना घर में 40 नौकर भला कौन रखता है बताइए? 40 नौकर? हाँ भाभी, बस 40 ही रह गए, वरना मेरे ससुर जी ने तो पहले 50 नौकर रखे थे, लेकिन उनमें से 10 नौकर ना बूढ़े हो गए, तो पापा जी ने उन्हें रिटायर कर दिया, और उनकी रिटायरमेंट के बाद हर महीने उन्हें पूरी पेंशन जाएगी। आपके मायके वाले भी नौकरों को रिटायर करके उन्हें पेंशन देते या नहीं? देखो, अगर नहीं देते ना तो ये बहुत गलत बात है। उन लोगों ने इतने साल तक आपके घर पर काम किया तो उन्हें पेंशन देनी तो बनती है ना। हाँ हाँ हाँ। जो हाल हमेशा प्रेरणा की बातें सुनकर बाकी सबका होता था, वो हाल आज रक्षिता की बातें सुनकर प्रेरणा का हो रहा था। रक्षिता की बातें सुनकर आज तो प्रेरणा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे बोले तो क्या बोले। रक्षिता ने तो आज प्रेरणा के मुंह पर जैसे ताला ही लगा दिया था। अब प्रेरणा को रक्षिता को दिखाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, तो रात को खाने के टेबल पर अपने मायके वालों की बड़ाई करने के लिए वो कहती है, ये डाइनिंग टेबल कितना छोटा है। मेरे मायके में इतना बड़ा डाइनिंग टेबल था कि उस पर एक साथ 20 लोग बैठकर खाना खा सकते थे।
लेकिन इस डाइनिंग टेबल पर तो 6 लोग से ज़्यादा खाना ही नहीं खा सकते। अरे बेटा, जब रक्षिता की शादी नहीं हुई थी तो हम घर में 5 लोग थे। अब इसकी शादी हो गई तो घर में हम 4 लोग रह गए। तो घर में इतना बड़ा डाइनिंग टेबल लाने की क्या ज़रूरत? घर में अगर ज़्यादा लोग होंगे तभी तो बड़ा डाइनिंग टेबल लेकर आएंगे ना। अरे नहीं माँ, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसे तो मेरे ससुराल में भी मेरी सासू माँ, ससुर जी, निशान जी है। मेरी ननद की भी शादी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी मेरे ससुराल में पूरे 60 लोगों के बैठने वाला डाइनिंग टेबल है। क्या 60 लोग? लेकिन आपके ससुराल में इतने बड़े डाइनिंग टेबल का आप करते क्या हो? अरे भाभी, मैंने आपको बताया तो था, मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी ने पूरे 50 नौकर रखे थे। तो पापा जी का मानना है कि घर में काम करने वाले लोग भी हमारे साथ ही बैठकर खाना खाएं। और अब उनमें से 10 नौकर रिटायर हो गए, तो हमने अब डाइनिंग टेबल को घटाकर 50 लोगों के बैठने जितना करवा दिया। वरना आगे आने वाले समय में अगर घर में काम करने वाले लोग बढ़ेंगे तो हम फिर से अपना डाइनिंग टेबल बड़ा करवा लेंगे। वैसे भी ससुर जी अब उससे भी बड़ा डाइनिंग टेबल लेने की बात कर रहे थे। अभी तक तो फिर भी रक्षिता ने बातों में थोड़ी कसर छोड़ी थी, लेकिन ये बात बोलकर तो उसने प्रेरणा का मुंह बिल्कुल ही बंद करवा दिया। खाना खाने के बाद अब बस आखिरी टास्क बाकी है, वो भी मैं कल तक कंप्लीट कर दूंगी। अब बस आप कल का वेट करो भाभी। अगले दिन प्रेरणा खाना बनाकर टेबल पर सर्व कर रही थी, तभी उसके सामने उसके भैया भाभी आ जाते हैं। अरे भैया भाभी, आप यहाँ? हाँ भाभी, खुश हो गई ना आप? मैंने सोचा आज आपके भैया भाभी को यहाँ बुलाकर आपको सरप्राइज दे दूँ। कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। अच्छा भाभी, अब सब लोग आ ही गए हैं तो आप सबके लिए खाना लगा दीजिए ना। प्रेरणा सभी के लिए खाना लगाती है। और बताइए, आपके घर के नौकर ठीक से घर का सारा काम तो करते हैं ना? अगर वो ठीक से काम नहीं करते तो मैं अपने ससुराल से थोड़े नौकर वहाँ भेज दूँ। नौकर? कौन से नौकर? हमारे घर में तो कोई नौकर नहीं है, घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ। अच्छा, तो फिर शायद आपकी शादी से पहले घर में नौकर काम करते होंगे। आपकी शादी होने के बाद घर से नौकरों को हटा दिया होगा। अरे कौन से नौकर रक्षिता, हमारे घर में तो एक भी नौकर नहीं है और ना ही पहले कोई नौकर था। शादी से पहले मम्मी और प्रेरणा घर का काम करते थे, अब मम्मी और प्रिया घर का काम करते हैं। लेकिन बेटा, तुम्हारे घर में तो 8 कमरे हैं, वो भी इतने बड़े बड़े, और घर में इतना सारा सामान भी है, तो बिना नौकरों के इतना सारा काम बेचारी प्रिया और समधन जी कैसे संभालते हैं? 8 कमरे? मुझे लगता है आप लोग आज हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं। अरे हमारे घर में गिनकर 3 कमरे हैं, और वो भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं। एक कमरा मेरा और प्रिया का, दूसरा मम्मी पापा का, और तीसरा जो पहले प्रेरणा का था, अब उसकी शादी के बाद हमने उस कमरे को स्टोर रूम बना दिया है। अब घर का जितना भी एक्स्ट्रा सामान या कूड़ा कबाड़ा होता है हम उसी रूम में रख देते हैं। अच्छा चलिए, ये सब छोड़िए, मुझे ये तो बता दीजिए कि आपने अपना बड़ा सा फ्रिज कहाँ से लिया? मम्मी सोच रही थी कि अब घर के लिए भी उतना बड़ा फ्रिज ले ले, क्योंकि भाभी कह रही थी कि सामान रखने के लिए ये फ्रिज बहुत छोटा पड़ता है। आपके घर में तो बड़ा फ्रिज है ना, बताइए ना कहाँ से लिया था आपने? अरे नहीं नहीं रक्षिता, ये तुम हमारे साथ आज कैसा मजाक कर रही हो? यहाँ तो डबल डोर वाला फ्रिज है और हमारे घर में तो सिंगल डोर वाला। भला सिंगल डोर का फ्रिज इससे बड़ा कैसे हो गया? अच्छा, फिर तो लगता है शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई है ना भाभी? हाँ, अरे लगता है सब्जी खत्म हो गई, मैं अंदर जाकर और सब्जी लेकर आती हूँ। अरे रोटियाँ भी खत्म हो गई है, मैं अभी रोटियाँ सेक देती हूँ। हाँ। अरे भाभी, कहाँ जा रही हो? आज सबके सामने जब प्रेरणा के मायके की पोल पट्टी खुलती है तो रक्षिता तो अपने ससुराल में किसी से नजरें ही नहीं मिला पाती। आज रक्षिता प्रेरणा को आड़े हाथ लेकर उसे अच्छा सबक सिखाती है। उस दिन के बाद तो प्रेरणा किसी बात में अपने मायके वालों की बढ़ा चढ़ा कर तारीफ करना तो दूर, अपने ससुराल वालों के सामने अपने मायके वालों का जिक्र करते हुए भी 100 बार सोचती है।